जब वांग जिमेंग ने सुना कि इन मॉडलों की कीमत 10 लाख युआन है तो उसने हैरानी से अपनी आंखें तुरंत बड़ी कर लीं। इतने महंगे? अंकल चियाओ, आपने इन्हें खरीदने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? ये बस मॉडलों का ढेर ही तो हैं। वांग जिमेंग बहुत कम एनीमे देखती थी, इसलिए वह इन चीजों के बारे में बहुत कम जानती थी। हालांकि उसने सुना था कि ओरिजिनल मॉडल महंगे होते हैं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वे इतने ज्यादा महंगे होंगे। अंकल चियाओ पहले ही 35 साल के थे। उन्होंने आखिर कितने मॉडल खरीदे थे? उन्होंने पूरे 10 लाख युआन खर्च कर दिए थे। दूसरी ओर यह सुनकर वांग जिचेन ने अपनी बहन को तिरस्कार से देखा। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो वह इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हो। तुम नहीं समझती। क्या तुम्हें लगता है कि इन असली मॉडलों को किसी मशीन ने असेंबली लाइन पर बनाया है? ये सभी हाथ से बनाए गए हैं। छोटे मॉडल कुछ 100 युआन के होते हैं और बड़े मॉडल कुछ 1000 युआन के। वरना पापा मेरे लिए इन्हें खरीदने को तैयार क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। चियाओ युआन ने गहरी सहमति के साथ सिर हिलाया। जिचेन सही कह रहा है। केवल वही लोग असली मॉडलों को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं जिन्हें वास्तव में मॉडलों का शौक होता है। इसके अलावा कुछ आउटप्रिंट मॉडल दूसरों से खरीदने पड़ते हैं और उनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। देखो, मैंने इन मॉडलों को खरीदने में 10 लाख युआन खर्च किए हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें अभी बेच दूं तो शायद 30 से 50 लाख युआन कमा सकता हूं। इसकी वजह यह है कि इनमें से बहुत से मॉडल अब बनते ही नहीं हैं। यह सुनकर वांग जिमेंग का मुंह आधा खुला रह गया और वह स्तब्ध होकर चियाओ युआन को देखने लगी। साफ था कि वह अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। हालांकि वांग जिचेन को चियाओ युआन से थोड़ा अपनापन महसूस होने लगा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, अंकल चियाओ, क्या आप सच में मेरी माँ के बॉयफ्रेंड हैं? आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? चियाओ युआन थोड़ा हैरान हुआ, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग जिचेन खुद उससे यह सवाल पूछेगा। वह एक पल रुका, फिर मुस्कुराते हुए ईमानदारी से बोला, मैं तुम्हारी माँ का वरिष्ठ हूँ। हम सहकर्मी हैं। आह, आप भी जियान आई की कंपनी में काम करते हैं? वांग जिचेन हैरान हो गया। तो आप दोनों का ऑफिस रोमांस है? ऑफिस रोमांस शब्द सुनकर चियाओ युआन हंस पड़ा, लेकिन उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ, ऑफिस रोमांस। मैं कंपनी का उपाध्यक्ष हूँ। उस समय तुम्हारी माँ को मैंने ही पसंद किया था और उन्हें अपने करीब लाने की कोशिश की थी। वांग जिचेन ने धीरे से सिर हिलाया। चियाओ युआन के सच बताने से उसे अच्छा महसूस हुआ। वांग जिचेन के मन में चियाओ युआन और शू चियान की स्थिति अलग थी। वह जानता था कि शू चियान वही तीसरी महिला थी जिसने उस समय उसके माता पिता के रिश्ते में दखल दिया था और उसके माता पिता के तलाक का कारण बनी थी। इसलिए जिस क्षण से शू चियान उसके सामने आई थी, वांग जिचेन उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रहा था। लेकिन चियाओ युआन अलग था। वह उसके माता पिता के तलाक के बाद उसकी माँ का बॉयफ्रेंड बना था। हालांकि एक मायने में वांग जिचेन इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वह उसे दुश्मन नहीं मानता था। खासकर इस रात के बाद वांग जिचेन के दिल में चियाओ युआन की छवि और भी बेहतर हो गई। हालांकि वांग जिचेन खुद को उस सवाल से रोक नहीं पाया जो उसके मन में था। अंकल चियाओ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी चियाओ युआन ने हल्का सा भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए वांग जिचेन को देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कितने साल का दिखता हूँ? वांग जिचेन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 30 साल के।
यह सुनकर चियाओ युआन संतुष्टि से हंस पड़ा। आखिरकार जवान दिखने की तारीफ सुनकर कौन खुश नहीं होगा। इसके अलावा चियाओ युआन वास्तव में काफी आकर्षक था। उसकी त्वचा और शरीर के साथ साथ उसके स्वाभाविक सुसंस्कृत और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह बिल्कुल भी अधेड़ उम्र का आदमी नहीं लगता था। चियाओ युआन को मुस्कुराते देखकर वांग जिचेन को लगा कि शायद उसने गलत अनुमान लगाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं वह शू चियान की तरह 20-22 साल का तो नहीं था। दूसरी ओर वांग जिमेंग खुद को रोक नहीं पाई और बोली, भैया, अंकल चियाओ 35 साल के हैं। वे माँ से 4 साल छोटे हैं। 35 साल? वांग जिचेन ने हैरानी से आंखें फैला दी। सच? अंकल चियाओ, आप 35 साल के हैं? चियाओ युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, अगले महीने मैं 36 का हो जाऊंगा। मैं मकर राशि का हूं। वांग जिचेन स्पष्ट रूप से थोड़ा हैरान था। 35 साल का एक अधेड़ उम्र का अंकल जिसे एनीमे पसंद है और जिसने असली मॉडल खरीदने के लिए 10 लाख युआन खर्च कर दिए। यह सुनने में थोड़ा हैंडसम क्यों लग रहा था? लोग ऐसे ही होते हैं। हर चीज को लेकर उनके मन में पहले से एक उम्मीद होती है। जब उन्हें अपनी उम्मीद से बेहतर जवाब मिलता है तो वे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब उसने सुना कि चियाओ युआन 35 साल का है तो वांग जिचेन को अचानक काफी बेहतर महसूस हुआ। कम से कम उसकी मां ने उसके पिता की तरह उससे 10 साल से भी ज्यादा उम्र का कोई आदमी नहीं चुना था। सुबह जियान आई और बाकी लोग अपने अपने कमरों में आराम करते रहे। दोपहर के भोजन के बाद वे सोफे पर बैठकर चाय पीने लगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जी तोंग दोपहर में होटल पहुंचकर उनसे मिलना था, इसलिए कोई भी बाहर नहीं गया। इटली में अब सर्दी है। मैंने मौसम का पूर्वानुमान देखा है। हो सकता है 2 दिनों में बर्फबारी हो। यून बुयाओ ने बाथरोब पहन रखा था। वह लिविंग रूम की फर्श से छत तक लगी खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर का दृश्य देख रही थी। जियान आई ने चाय पीना रोक दिया। अपने पुनर्जन्म के बाद उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी। उसी समय यू वुयुआन ने अपने हाथ में मौजूद नोटबुक घुमाई और उसे जियान आई की ओर बढ़ा दिया। सेक्ट मास्टर, यह वही जानकारी है जिसे आपने मुझे जांचने के लिए कहा था। इतनी जल्दी? जियान आई हैरान हुई। उसने अपने हाथ में मौजूद चाय का कप नीचे रखा और नोटबुक अपनी गोद में रख ली। यह देखकर यून बुयाओ जल्दी से पास आ गई। क्या यह क्यूशी के शाही परिवार की जानकारी है? जियान आई ने सिर हिलाया। बाई झो कभी यह मानना नहीं चाहता था कि उसके भाई ही पर्दे के पीछे के हत्यारे हैं, इसलिए मैं उससे लगातार पूछताछ नहीं कर सकती थी। हालांकि मैंने निजी तौर पर ची यांग से जाना कि चीन आने से पहले बाई झो हमेशा क्यूशी में रहता था और उस दौरान उसकी हत्या की कोई कोशिश नहीं हुई थी। उसे क्यूशी छोड़कर चीन आए अभी केवल आधा साल ही हुआ है, लेकिन इस दौरान उस पर 3 बार जानलेवा हमला हो चुका है। मैं यह नहीं मानना चाहती कि इसके पीछे क्यूशी का शाही परिवार है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। क्यूशी के शाही परिवार के अलावा मैं किसी और पर शक नहीं कर सकती। जैसे ही जियान आई ने अपनी बात खत्म की, गेस्ट रूम की घंटी अचानक बज उठी। तीनों ने एक साथ ऊपर देखा। यू वुयुआन सबसे पहले खड़ा हुआ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। जियान आई और यून बुयाओ भी खड़ी होकर उसके पीछे चल दी। दरवाजा खुला और एक विशाल काला लबादा दिखाई दिया। लबादे ने उस व्यक्ति को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन वह यू वुयुआन जितना ही लंबा था। वह बच्चा नहीं था, जैसा कि यू वुयुआन ने अनुमान लगाया था।
उस व्यक्ति का चेहरा लबादे के भीतर छिपा हुआ था और केवल उसकी धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। तुम जी तोंग हो? यू वुयुआन ने पूछा। यह सुनकर लबादा पहने व्यक्ति ने धीरे धीरे हाथ उठाया और अपने सिर से टोपी उतार दी। सामने एक पीला चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर इंसानी रक्त का नामो निशान नहीं था और वह बेहद कमजोर लग रहा था। मैं प्राचीन संप्रदाय के 12 रक्षकों में 10वें स्थान पर हूँ। मैं इविल स्पिरिट का हाथ जी तोंग हूँ। प्रणाम सेक्ट मास्टर। दूसरों के विपरीत, जिन्होंने जियान आई को पहली बार देखते ही एक घुटने पर बैठकर अभिवादन किया था, जी तोंग ने केवल अपना हाथ सीने पर रखा और सम्मानपूर्वक झुक गया। हालांकि उसकी आवाज बहुत पुरानी और किसी बूढ़े व्यक्ति जैसी कर्कश थी। उसके पीले चेहरे के साथ जी तोंग ऐसा लगता था मानो वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मृत्यु के करीब पहुंच चुका हो। उसकी शक्ल सूरत में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद मृत जैसी आभा के कारण कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यू वुयुआन दरवाजे के सामने खड़ा था। यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने उलझन से पूछा, तुम्हारी आवाज? सुबह फोन पर सुनाई देने वाली आवाज किसी बच्चे की थी। वह आवाज साफ, मधुर और बचकानी थी, लेकिन अब जी तोंग ने यू वुयुआन की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, समय बीतने के साथ मेरी आवाज हर दिन बदलती रहती है। इसका संबंध मेरी मानसिक साधना की तकनीक से है। आपको डराने के लिए माफ कीजिए। यू वुयुआन ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हुआ था। अंदर आइए। जी तोंग कमरे में चला गया। उसके हाव भाव सामान्य थे और वह किसी बूढ़े व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यून बुयाओ ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। बोलो जी तोंग। मैं यून बुयाओ हूँ। जेडाइड फॉक्स। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। उस व्यक्ति ने बिना भाव बदले हल्का सा सिर झुकाया। जियान आई की निगाह जी तोंग पर टिकी रही। यह कहना झूठ होगा कि वह हैरान नहीं थी, क्योंकि जी तोंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसे यातना दी हो। अगर वह इसी रूप में अचानक लोगों के सामने आ जाए तो आसानी से दूसरों को डरा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह खुद को लबादे से ढककर रखना चाहता था। यून बुयाओ तुरंत मुड़ी और जी तोंग से बोली, यह सेक्ट मास्टर हैं। बच्चे ने तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया, मानो उसे डर हो कि उसका रूप जियान आई को डरा देगा। उसने सम्मानपूर्वक कहा, प्रणाम सेक्ट मास्टर। यह देखकर जियान आई ने अपनी आंखों के भाव छिपा लिए और जी तोंग को देखकर मुस्कुराई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बैठो और बात करते हैं। वे सोफे पर बैठ गए और यून बुयाओ ने गर्म चाय का एक और बर्तन बनाया। जियान आई ने जी तोंग की ओर देखकर पूछा, मैंने बाई झो से सुना है कि तुम हमेशा सैन मैरिनो में रहते थे। जी तोंग के बाल गहरे भूरे थे, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि जियान आई यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह गोरा था या उसकी त्वचा पीली थी। इसलिए उसे यह भी निश्चित नहीं था कि वह एशियाई था या नहीं। बच्चे ने ईमानदारी से कहा, मैं सैन मैरिनो से हूं। मेरे अंदर यूरोपीय रक्त है। जियान आई ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि प्राचीन संप्रदाय चीन का एक संप्रदाय था, लेकिन यह आज तक चला आ रहा था। यद्यपि चीनी रक्त अभी भी बहुमत में था, फिर भी संप्रदाय में कई लोगों के अंदर विदेशी रक्त था। बाई झो इसका एक सामान्य उदाहरण था। वह क्यूशी से था और उसके अंदर चीनी रक्त नहीं था। सैन मैरिनो यूरोप का एक छोटा और कम प्रसिद्ध देश था। हालांकि यह इटली के पास था, लेकिन इसका आर्थिक विकास बहुत पीछे था। वहां हरे भरे पहाड़ और नीले पानी थे।
वहां की लोक संस्कृति अपेक्षाकृत रूढ़िवादी थी और कुछ हद तक डेनमार्क जैसी थी। यून बुयाओ जी तोंग के पास बैठ गई और उसके चेहरे को देखने लगी। उसने सीधे पूछा, जी तोंग, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? और तुमने अभी कहा कि तुम्हारी आवाज हर दिन समय के साथ बदलती है। उसका क्या मतलब है? चूंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, उनमें से अधिकांश एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसके अलावा जी तोंग का शरीर इतना असामान्य था कि लोगों का उत्सुक होना स्वाभाविक था। जियान आई और यू वुयुआन उत्सुकता से जी तोंग को देखने लगे और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। जी तोंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। एक पल रुकने के बाद उसने धीरे धीरे कहा, जिस मानसिक साधना की तकनीक का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वह 12 रक्षकों में सबसे अंधकारमय है, ईविल स्पिरिट की शक्ति। जितना अधिक मैं इस शक्ति की साधना करता हूँ, उतनी ही अधिक यिन ऊर्जा मेरी यांग ऊर्जा को क्षीण करती है। अंततः मैं आधा इंसान और आधा आत्मा बन जाऊंगा। इसलिए मेरा सामान्य इंसान जैसा न दिखना भी मेरी साधना की सफलता का प्रमाण है। जहां तक मेरी आवाज की बात है, वह भी मेरी शक्ति की वजह से है। ऐसा लगता है जैसे उसका अपना जीवन चक्र हो। हर सुबह मेरी आवाज बच्चे जैसी हो जाती है। दोपहर में वह वयस्क जैसी हो जाती है। दोपहर के बाद और शाम को वह बूढ़े व्यक्ति जैसी हो जाती है। इविल स्पिरिट की शक्ति से जुड़ी सर्वोच्च मानसिक साधना तकनीक वेंजफुल स्पिरिट के कारण, जो सोनार को हमले की शक्ति के रूप में इस्तेमाल करती है, इसे सीखने के बाद मेरी आवाज ऐसी हो गई। यह एक तरह का दुष्प्रभाव है। जी तोंग की व्याख्या सुनकर सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। प्राचीन संप्रदाय में ऐसी दुष्ट मानसिक साधना की तकनीक भी थी। जियान आई को अनायास उन टीवी ड्रामाओं के खलनायकों की याद आ गई, जो बेहद दुष्ट मार्शल आर्ट की साधना करने के कारण पागल हो जाते थे। सौभाग्य से जी तोंग साफ साफ बोल रहा था और उसका व्यवहार बहुत शांत था। वह सामान्य दिख रहा था। उनके भाव देखकर जी तोंग के होठों के कोने हल्के से हिले और उसके चेहरे पर एक अजीब और पीली मुस्कान उभरी। सब लोग चिंता मत कीजिए। हालांकि ईविल स्पिरिट की शक्ति सुनने में दुष्ट लगती है, लेकिन वास्तव में यह प्राचीन संप्रदाय की 5 महान शक्तियों में से एक है। यह भी वही बात है जो बाई झो ने मुझे बताई थी। जियान आई बाई झो को प्राचीन संप्रदाय का विश्वकोश कहती थी। यह भविष्यवक्ता होने के कारण उसकी क्षमताओं में से एक थी। केवल वही प्राचीन संप्रदाय से जुड़ी बहुत सी बातें जानता था। यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर होने के बावजूद जियान आई भी सब कुछ नहीं जानती थी। जी तोंग ने जिन 5 महान शक्तियों का उल्लेख किया था, उनमें ची लियान की पवित्र शक्ति, सी यू की अंधकार शक्ति, जी तोंग की इविल स्पिरिट की शक्ति और 2 ऐसी शक्तियां शामिल थीं जो अभी सामने नहीं आई थीं, अंतरिक्ष और समय की शक्ति तथा पुनर्जीवन की शक्ति। जी तोंग ने आगे कहा, इसके अलावा मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं बीमार जैसा दिखता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं बहुत स्वस्थ हूँ। केवल यांग ऊर्जा की कमी के कारण मैं इतना कमजोर दिखता हूँ। यांग ऊर्जा की कमी, यून बुयाओ चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने जी तोंग की ओर देखकर पूछा, अगर किसी व्यक्ति में पर्याप्त यांग ऊर्जा न हो तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह मरने वाला है? जी तोंग ने सिर हिलाया। इविल स्पिरिट की शक्ति के लिए जीवन का स्रोत यिन ऊर्जा है। जितनी अधिक यिन ऊर्जा होगी, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी और जीवन उतना ही लंबा होगा। इसलिए आधी रात के समय, जब यिन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, मेरी शक्ति दोगुनी हो सकती है। यून बुयाओ का मुंह थोड़ा खुला रह गया। उसने पहली बार ऐसी बात सुनी थी। इसके बारे में सोचकर उसे यह सब नया और दिलचस्प लगा।
जी तोंग के यह कहने पर कि उसका शरीर सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है, जियान आई ने तुरंत राहत की सांस ली। जिस क्षण से जी तोंग दिखाई दिया था, जियान आई को डर था कि वह अचानक बेहोश न हो जाए। जी तोंग, तुम्हारी उम्र कितनी है? जियान आई ने पूछा। जी तोंग ने शांत भाव से कहा, 22 साल। जियान आई और बाकी दोनों अवाक रह गए। सीयू को छोड़कर वह सबसे छोटा था। बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जियान आई ने जी तोंग को देखा। उसे नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या नहीं, लेकिन जैसे जैसे आसमान अंधेरा हो रहा था, जी तोंग धीरे धीरे अधिक ऊर्जावान लग रहा था। अंधेरा उसे अधिक यिन ऊर्जा दे सकता था, इसलिए जी तोंग ने कहा था कि वह आधी रात को सबसे शक्तिशाली होता है। तो क्या हर दिन दोपहर के समय वह सबसे कमजोर होता था? यह केवल जियान आई का अनुमान था। वह स्वाभाविक रूप से किसी की कमजोरी के बारे में नहीं पूछेगी। जियान आई ने तुरंत अपना भाव गंभीर किया और जी तोंग से कहा, मेरा मानना है कि बाई झोउ ने तुम्हें इटली आने के हमारे उद्देश्य के बारे में पहले ही बता दिया होगा, है न? जी तोंग ने सिर हिलाया। अगर आप इंटरनेशनल मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा। क्या तुम्हें इस संगठन के बारे में अधिक जानकारी है? जियान आई ने तुरंत पूछा। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकांश ठिकाने यूरोप में थे। जी तोंग यूरोपीय था, इसलिए संभव था कि उसे ऐसी जानकारी पता हो जो उन्हें मालूम नहीं थी। जी तोंग ने कुछ देर सोचा और धीरे धीरे कहा, जहां तक मुझे पता है, इस स्तर के बड़े संगठनों को कुछ अमीर लोग समर्थन देते हैं। इसके अलावा इन लोगों की पहचान साधारण नहीं होती। लेकिन क्योंकि यह लेनदेन बहुत अंधकारमय होता है, इसलिए पर्दे के पीछे छिपे अमीर लोग खुद को बहुत अच्छी तरह छिपाकर रखते हैं। यहाँ तक कि जब वे संगठन के नेता को जानकारी भेजते हैं, तब भी अधिकतर उसे किसी और के माध्यम से भेजते हैं। वे आसानी से खुद सामने नहीं आते। तुम कहना चाहते हो कि किसी अमीर व्यक्ति ने इस मर्सिनरी ग्रुप को आर्थिक समर्थन दिया है? यून बुयाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जी तोंग ने सिर हिलाया। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन इतने बड़े संगठन के पीछे किसी मास्टरमाइंड के होने की संभावना बहुत अधिक है। ये लोग हत्यारे संगठन को बहुत पैसा केवल इसलिए नहीं देते कि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके, बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए भी। कौन जानता है कि कब वे खुद हत्या का निशाना बन जाएं? मर्सिनरी ग्रुप के समर्थन के कारण दूसरे हत्यारे संगठन उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियान आई और बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पहले इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए यून बुयाओ ने भी गेल से इस बारे में नहीं पूछा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के अंधेरे कोनों में रहने वाले ये खतरनाक लोग किसी अमीर व्यक्ति का समर्थन भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह वह बात नहीं थी जिसने उन्हें सबसे अधिक हैरान किया। जी तोंग ने कहा, मैंने बाई झो से सुना कि इस दौरान उस पर 3 बार हत्या का प्रयास हुआ और तीनों बार एक ही संगठन ने हमला किया। जियान आई ने भौहें सिकोड़कर सिर हिलाया। क्या इसमें कोई समस्या है? यू बुयुआन और यून बुयाओ भी उत्सुकता से जी तोंग को देखने लगे। जी तोंग ने समझाया, यह भी बहुत संदिग्ध है। आमतौर पर जब कोई हत्यारा संगठन किसी मिशन को स्वीकार करता है और एक बार असफल हो जाता है, तो नियोक्ता उन्हें दूसरी बार काम नहीं देता। लेकिन इस संगठन ने बाई झो की हत्या की कोशिश बार बार की और असफल रहा, फिर भी नियोक्ता ने किसी दूसरे संगठन को नहीं खोजा। तुम कहना चाहते हो कि इसके पीछे वही अमीर व्यक्ति हो सकता है जो इस मर्सिनरी ग्रुप के पीछे है, इसलिए उसने किसी दूसरे संगठन को नहीं खोजा। जियान आई तुरंत समझ गई। जी तोंग ने सिर हिलाया।
इसके अलावा मर्सिनरी ग्रुप ने 2 अभियानों में 7 लोगों को खो दिया। फिर भी उन्होंने अपने 6 सबसे बड़े तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साफ है कि उन्हें मिशन पूरा करना ही था। आपको समझना होगा कि एक ही समय में 6 शक्तिशाली क्षमता उपयोगकर्ताओं को भेजना मर्सिनरी ग्रुप के लिए क्या मायने रखता है। साफ है कि वे अपने ग्राहक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जी तोंग की बात सुनकर जियान आई और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वे पता लगा लेते कि पर्दे के पीछे इस मर्सिनरी ग्रुप को कौन समर्थन दे रहा है, तो बाई झो की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड भी स्पष्ट हो जाता। लेकिन इसके बावजूद मिशन अभी भी मुश्किल था। जी तोंग का मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। इसके पीछे छिपा व्यक्ति बहुत गहराई से छिपा हुआ था। अगर वह नेता से संपर्क भी करता तो अन्य लोगों के माध्यम से करता। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय में घुसना ही होगा। हमें फिर भी अंदर घुसने का कोई रास्ता सोचना होगा। तभी हम मर्सिनरी ग्रुप के नेता हास से संपर्क कर पाएंगे, यून बुयाओ ने कहा। यह कहते ही यून बुयाओ ने यू वुयुआन की ओर देखा। क्या तुम उड़कर अंदर नहीं जा सकते? यू वुयुआन के जवाब देने से पहले ही जी तोंग ने कहा, नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। मैं अंदर जाऊंगा, जी तोंग ने सबकी ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। तुम्हारे पास कोई रास्ता है? जियान आई हैरान हुई। जी तोंग एक पल रुका और धीरे से सिर हिलाया। यह पूरी तरह सुरक्षित तरीका नहीं है, लेकिन कम से कम आप सभी तरीकों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित है। उनके पूछने का इंतजार किए बिना जी तोंग ने समझाया, इविल स्पिरिट की शक्ति शरीर को आध्यात्मिक रूप दे सकती है और उसकी दृश्यता कम कर सकती है। अदृश्यता? यून बुयाओ चौंक गई। मुझे याद है कि श्याओ झेन ने कहा था कि दूसरी तरफ एक ऐसा क्षमता उपयोग करता है जो अदृश्य होना जानता है। जी तोंग ने यून बुयाओ की बात को नकार दिया। मैं पूरी तरह अदृश्य नहीं हो सकता। जियान आई ने भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। अगर वह अपने शरीर को पूरी तरह छिपा नहीं सकता, तो दिखाई देने और न दिखाई देने में क्या अंतर था? क्या लोग उसे एक नजर में नहीं पहचान लेंगे? सेक्ट मास्टर, घबराइए मत। अगर मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं जोखिम नहीं लेता। जी तोंग ने कहा, मैंने अभी कहा कि आधी रात को, जब यिन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, मेरी शक्ति सबसे मजबूत होती है। उस समय दूसरे पक्ष की सुरक्षा अपेक्षाकृत ढीली होगी। हालांकि मैं अपने शरीर को पूरी तरह अदृश्य नहीं कर सकता, लेकिन अंधेरे में मुझे देख पाना मुश्किल होगा। अगर मेरा भेद खुल भी गया, तो अपनी आध्यात्मिक अवस्था में मैं सभी शारीरिक हमलों को नजरअंदाज कर सकता हूं। यही मेरा एलिमेंटलाइजेशन है। वे मुझे इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। एलिमेंटलाइजेशन का अर्थ था अपने शरीर को अपनी शक्ति के साथ मिला देना। श्याओ झेन की धुएं की शक्ति उसके शरीर को पूरी तरह वाष्प में बदल सकती थी। उस समय गेल ने उस पर घातक मशीनगन से गोलियां चलाई थीं, लेकिन श्याओ झेन को कोई चोट नहीं लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी तोंग की इविल स्पिरिट की शक्ति भी उसे एलिमेंटलाइजेशन करने दे सकती है। जियान आई और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे और चिंतित हो गए। सेक्ट मास्टर, मुझ पर भरोसा कीजिए, जी तोंग ने अचानक दृढ़ता से जियान आई की ओर देखा। जियान आई का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिर उसने जी तोंग को देखा और सिर हिलाया। मुझसे वादा करो कि अगर स्थिति बिगड़ती हुई लगे तो तुरंत वहां से निकल आना। ऐसा नहीं था कि जियान आई बेवजह चिंतित थी, लेकिन सब कुछ अज्ञात था। मैं समझ गया, जी तोंग ने कहा। यह देखकर कि सेक्ट मास्टर ने अपना मन बना लिया है, यून बुयाओ ने पूछा, हम कब कार्रवाई करेंगे?
जियान आई अभी योजना बनाना चाहती थी, लेकिन जी तोंग ने पहले ही कहा, आज रात बादल बहुत घने हैं। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मैं आज रात ही अंदर घुसूंगा। सब लोग। हालांकि जब उन्होंने जी तोंग पर भरोसा करने का फैसला कर लिया था, तो जियान आई के पास उसके निर्णय पर आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। अगर उसे लगता था कि आज रात सबसे अच्छा समय है, तो आज रात ही सही। ठीक है, आज रात कार्रवाई करेंगे, जियान आई ने कहा। यह सुनकर जी तोंग की आंखों में कृतज्ञता भरी मुस्कान आ गई, मानो वह जियान आई के उस पर भरोसा करने के लिए आभारी हो। यू वुयुआन ने तुरंत कहा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ, तो मैं वहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यून बुयाओ भी मुस्कुराई और बोली, मैं पियरिंग आर्ट का इस्तेमाल करके अपनी दृष्टि तुम्हारे मस्तिष्क में स्थापित कर दूंगी। बाहर से मैं तुम्हारी आंखों के माध्यम से अंदर की स्थिति देख सकूंगी। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। तुम अपने दिमाग में मुझसे बात कर सकते हो। जी तोंग ने दोनों को देखा और दृढ़ता से कहा, मुझे आप जैसे साथियों के साथ होने पर बहुत भरोसा है। काले बादलों ने चांद को ढक रखा था और ठंडी हवा सिहरन पैदा कर रही थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रोम में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर था। दिन में ही बहुत ठंड थी, लेकिन रात में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। अभी दिसंबर भी नहीं आया था। जियान आई ने होटल के माध्यम से स्थानीय कार रेंटल कंपनी से संपर्क किया और अच्छे प्रदर्शन वाली एक काली जीप किराए पर ली। क्योंकि यह अभियान बहुत अचानक तय हुआ था, इसलिए किसी ने कोई खास तैयारी नहीं की थी। हाईटेक उपकरणों के बिना वे केवल जी तोंग की आंखों के माध्यम से यून बुयाओ की उन्नत स्पिरिचुअल आर्ट पर निर्भर कर सकते थे, ताकि स्थिति को देखा जा सके और उससे संपर्क किया जा सके। उनके पास न हथियार थे और न ही आपातकालीन उपकरण। केवल शक्तिशाली यू वुयुआन उनके साथ था। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती जिसे संभालना संभव न होता, तो यू वुयुआन चाहे गुस्से में मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय को पल भर में नष्ट ही क्यों न कर दे, उसे जी तोंग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। उन्होंने होटल में रात का खाना खाया और आराम से थोड़ी रेड वाइन भी पी। फिर उन्होंने गर्म कपड़े पहने और रात में निकल पड़े। जियान आई और बाकी लोग रोम से अपरिचित थे। सौभाग्य से जी तोंग इस शहर से बहुत परिचित था। यून बुयाओ को गेल से मिली जानकारी के अनुसार मर्सिनरी ग्रुप का मुख्यालय रोम के दूरदराज उपनगरों में एक छिपे हुए पहाड़ पर बनाया गया था। कार रात में रोम की व्यस्त सड़कों से होकर गुजरी। 1 घंटे से अधिक समय बाद दृश्य धीरे धीरे नीरस होने लगा। अब केवल धुंधली स्ट्रीट लाइटें और निर्जीव रात दिखाई दे रही थीं। कार में जियान आई ने बाई झो से संपर्क किया और उसे बताया कि वे आज रात कार्रवाई करने वाले हैं। फोन के दूसरी तरफ बाई झो हैरान होकर बोला, आज रात कार्रवाई? तुम लोग आज ही तो पहुंचे हो, है ना? हम पहले ही रास्ते में हैं। जियान आई के पास बाई झो को बहुत कुछ समझाने का समय नहीं था। उसने केवल उसे यह खबर दी, लेकिन उसे सांत्वना देना नहीं भूली। चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे। क्या तुम्हारे पास पूरी तरह सुरक्षित योजना है? बाई झो ने चिंतित होकर पूछा। जियान आई एक पल के लिए रुकी। पूरी तरह सुरक्षित योजना? ऐसी कोई योजना नहीं थी। वे केवल सावधानी बरत सकते थे और कोशिश कर सकते थे कि कोई बड़ा हंगामा किए बिना सुरक्षित वापस निकल आए। यही कारण था कि जियान आई ने यू वुयुआन को सीधे हमला करने की अनुमति नहीं दी थी। यू वुयुआन की शक्ति से, चाहे दूसरी तरफ की सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे उसे रोक नहीं सकते थे। लेकिन अगर यू वुयुआन ने हमला किया, तो यह एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हादसा बन जाता।
उस समय इतालवी सरकार शायद उनका पीछा करती। तब इटली से बाहर निकलना भी समस्या बन जाता। जी तोंग ईविल स्पिरिट की शक्ति का इस्तेमाल करके अंदर जाएगा और स्थिति की जांच करेगा, ताकि यह देखा जा सके कि हमें कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है या नहीं, जियान आई ने कहा। उनके पास कोई विस्तृत और व्यापक योजना नहीं थी, क्योंकि उन्हें मुख्यालय के अंदर की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए योजना बनाना भी संभव नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो वे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और जितनी हो सके उतनी उपयोगी जानकारी जुटाएंगे। अगर उन्हें उस अमीर व्यक्ति का पता चल गया जो मर्सिनरी ग्रुप को समर्थन दे रहा था, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सेक्ट मास्टर, हम लगभग पहुंच गए हैं, तभी कार चला रहे जी तोंग ने अचानक कहा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जी तोंग की आवाज और भी बूढ़ी और कर्कश हो गई थी। उसकी आवाज लगभग किसी आध्यात्मिक शरीर जैसी कमजोर लग रही थी और वह अपनी ऊर्जा के सहारे बोल रहा था। जियान आई ने रात में कार की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के दोनों ओर अंधेरे और डरावने पहाड़ थे। रात के आसमान के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 1 किलोमीटर दूर एक ऊंचे स्थान से टॉर्च की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। रात में लगभग 10 रोशनियां एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही थीं। रात में होने वाली कोई भी गतिविधि इन रोशनियों से बच नहीं सकती थी। बिना सोचे यह निश्चित था कि वही इंटरनेशनल मर्सिनरी ग्रुप का मुख्यालय था। अब बात नहीं करते, हम लगभग पहुंच गए हैं। मेरी खबर का इंतजार करना, जियान आई ने शांत स्वर में कहा। बाई झो चिंतित था, लेकिन वह केवल कह सका, सावधान रहना। फोन रखने के बाद चीलियान और बाकी लोग चारों ओर बैठे थे। बाई झो के गंभीर भाव देखकर चीलियान ने पूछा, सेक्ट मास्टर ने क्या कहा? क्या वे जी तोंग से मिल चुके हैं? बाई झो ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वे पहले ही दूसरे पक्ष के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आज रात ही कार्रवाई। ची यांग की प्रतिक्रिया भी बाई झो जैसी ही थी। उसने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? बाई झो के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सेक्ट मास्टर ने हमें खबर का इंतजार करने को कहा है। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं। बाकी लोग भी चिंता भरी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। जी तोंग पहाड़ी की ओर जाने वाली सड़क से लगभग 300 मीटर पहले अचानक दाएं मुड़ा। काली ऑफरोड गाड़ी सड़क के दाईं ओर मौजूद अंधेरे जंगल में घुस गई। जी तोंग की आवाज सुनाई दी, हमें बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। दूसरे पक्ष के मुख्यालय तक जाने का केवल एक रास्ता है। रात में चौराहे पर लोग पहरा दे सकते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही कार रुक गई। इस समय कार जंगल में छिपी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जियान आई ने अपनी घड़ी देखी। अभी तो केवल 10 बजे हैं। यून बुराओ ने जी तोंग की ओर देखकर पूछा, क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि जी तोंग की ईविल स्पिरिट की शक्ति आधी रात को सबसे मजबूत होती थी, अभी समय बाकी था। जी तोंग ने सिर हिलाया। हम 11 बजे निकलेंगे। इस समय जियान आई ने अपने बैग से अंगूठे के आकार की 2 कांच की शीशियां निकाली और जी तोंग को देते हुए कहा, जी तोंग, यह श्याओ झेन द्वारा बनाई गई दवा है। इससे लोग बेहोश हो सकते हैं। अगर तुम्हें कोई आपात स्थिति आती है तो इससे तुम्हें बच निकलने में मदद मिल सकती है। जी तोंग ने हाथ बढ़ाकर उन्हें लिया और सहजता से अपनी जेब में रख लिया। 1 घंटे बाद घड़ी की सुई रात के 11 बजे पर पहुंच गई। जी तोंग ने अपने सिर पर काला हेयर पीस लगाया और उनसे कहा, समय लगभग आ गया है।
यून बुयाओ ने सिर हिलाया। मेरी आंखों में देखो। यह सुनकर जी तोंग ने उसकी बात मानी और उसकी आंखों में देखा। एक पल बाद यून बुयाओ की आंखें धीरे धीरे भूरी और फिर गहरे भूरे रंग की हो गईं। जी तोंग को दोबारा देखने पर वह उन लोगों की तरह धीरे धीरे सुस्त नहीं हुआ जिन्हें यून बुयाओ की स्पिरिचुअल आर्ट नियंत्रित करती थी। कुछ देर बाद यून बुयाओ की आंखें फिर सामान्य हो गईं, लेकिन जी तोंग को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसने पलकें झपकाईं। हो गया? यून बुयाओ मुस्कुराई। बस इतना ही। अब मैं तुम्हारी आंखों से वही देख सकती हूं जो तुम देख रहे हो। अगर तुम्हें हमें कुछ बताना हो तो बस अपने मन में सोचो और मैं सुन लूंगी। स्पिरिचुअल आर्ट की शक्ति केवल सम्मोहन तक सीमित नहीं थी। खासकर यून बुयाओ जैसी शक्तिशाली स्पिरिचुअल आर्ट मास्टर के लिए वह उससे कहीं अधिक कर सकती थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। जी तोंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। अब मैं चलता हूं। सावधान रहना, जियान आई और बाकी लोगों ने कहा। बिना कुछ कहे जी तोंग ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा अचानक अंदर आ गई। कार का दरवाजा बंद करने के बाद वह बिना पीछे देखे अंधेरे में चला गया। 3 सेकंड बाद वह पूरी तरह रात में गायब हो गया। यह देखकर यून बुयाओ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे हर समय जी तोंग की गतिविधियों पर ध्यान देना था और यह जानना था कि वह सुरक्षित है या नहीं। खुले मैदान में तापमान और भी ठंडा था, लेकिन जी तोंग को इसका कोई एहसास नहीं हुआ। पतले कपड़ों के अलावा उसके पास केवल उससे भी पतला एक लबादा था। अंधेरी रात में उसका पीला चेहरा असाधारण रूप से साफ दिखाई दे रहा था। उसके काले कपड़े रात में पूरी तरह घुल मिल गए थे, जिससे ऐसा लगता था मानो किसी का सिर हवा में तैर रहा हो। दृश्य भयावह और अजीब था। हालांकि इस समय जी तोंग के शरीर में धीरे धीरे एक असामान्य बदलाव आने लगा। उसका शरीर हल्का होता गया और उसकी दृश्यता धीरे धीरे कम होने लगी। इविल स्पिरिट की शक्ति सक्रिय हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप लेने लगा। जब वह जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचा, तब तक उसके पैर गायब हो चुके थे। केवल उसका ढीला काला लबादा हवा में तैर रहा था और उसका शरीर पारदर्शी दिखाई दे रहा था। इस समय स्ट्रीट लैंप की रोशनी के कारण उसकी परछाई का हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। इतनी कम दृश्यता में जी तोंग की आध्यात्मिक अवस्था को लगभग कोई देख ही नहीं सकता था। हालांकि वह पूरी तरह पारदर्शी नहीं था, लेकिन उसकी दृश्यता लगभग किसी अदृश्य व्यक्ति जितनी कम हो गई थी। चारों ओर शांति थी। केवल कभी कभी हवा के गुजरने की आवाज आती थी और कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। जी तोंग समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह सड़क के पार तैरता हुआ जल्दी से सामने वाले जंगल में घुस गया। मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय की जगह भौगोलिक रूप से बहुत लाभदायक थी। ऊपर जाना हो या नीचे आना, केवल एक ही रास्ता था। जी तोंग को यकीन था कि दूसरा पक्ष रात में इस रास्ते पर पहरा देता होगा, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक अवस्था का लाभ उठाते हुए जंगल के रास्ते जाने का फैसला किया, ताकि पहाड़ के प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों से बचा जा सके। जंगल में एक आत्मा तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। अगर किसी ने अपनी आंखों से यह अजीब दृश्य देख लिया होता, तो वह निश्चित रूप से सोचता कि उसने भूत देखा है। लगभग 15 मिनट बाद उस सड़क के पास जो मर्सिनरी ग्रुप के मुख्यालय की ओर जाती थी, 100 साल पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। जी तोंग का सिर धीरे धीरे पेड़ के तने के पीछे से बाहर आया। अपनी आध्यात्मिक अवस्था में उसकी आंखें लगभग पारदर्शी थीं। उसने अपनी काली आंखों से चारों ओर देखा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, वह पेड़ के पीछे से बाहर निकला और सड़क पर ऊपर की ओर तैरने लगा। आँख छी!
उसी समय रात में अचानक एक जोरदार छींक सुनाई दी। जी तोंग का तैरता हुआ शरीर रुक गया और उसने सामने देखा। पहाड़ी सड़क के मोड़ पर उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। फिर किसी ने कहा, यह कमबख्त मौसम, पता नहीं इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है। उनमें से एक ने इतालवी भाषा में शिकायत की। जी तोंग के गृहनगर में भी इतालवी बोली जाती थी, इसलिए वह उसे समझ सकता था। दूसरे पहरेदार की आवाज आई, इस साल ठंड जल्दी पड़ गई है, कुछ दिनों में बर्फ पड़ेगी। रात में गश्त करना कितना मुश्किल है, पहली आवाज फिर सुनाई दी। वह अब भी शिकायत कर रहा था। गर्मियों में मच्छर काटते हैं और सर्दियों में बर्फीली हवा झेलनी पड़ती है। उन्होंने मुझे अभी तक मर्सिनरी में पदोन्नत भी नहीं किया और मुझे लगता है कि मैं यहाँ परेशान होकर मर जाऊंगा। थोड़ा और सहन करो, आधी रात को हमारी ड्यूटी बदल जाएगी। चाहे हमारे लिए कितना भी मुश्किल हो, बाकी रात यहाँ पहरा देने वालों जितना मुश्किल तो नहीं होगा, है न? दूसरे व्यक्ति की आवाज कुछ अधिक आशावादी थी। दोनों के हाथों में बंदूकें थीं और उन्होंने छलावरण वाली वर्दी तथा स्टील के हेलमेट पहन रखे थे। उनकी छाती पर सर्चलाइट लगी हुई थी। वे सड़क पर चलते हुए बातचीत कर रहे थे। ये दोनों रात में मुख्यालय की गश्त करने वाले पहरेदार थे। हालांकि उनका काम करने का रवैया बहुत सख्त नहीं लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लंबे समय से मुख्यालय में कोई घटना नहीं हुई थी और वे लापरवाह हो गए थे। जी तोंग ने बचने की कोशिश नहीं की और सड़क के किनारे से ही तैरता हुआ निकल गया। अंधेरा बहुत अधिक था और उसका शरीर आध्यात्मिक रूप ले चुका था, इसलिए जब वे दोनों उसके पास से गुजरे तो उन्हें उसका पता तक नहीं चला। उन दोनों के आगे निकल जाने के बाद जी तोंग ने बिना भाव बदले अपनी निगाहें वापस खींच लीं और ऊपर की ओर तैरता रहा। कार में बैठी यून बुयाओ ने धीरे से सांस छोड़ी। अभी कुछ देर पहले उसका दिल घबराहट से उसके गले तक आ गया था। जी तोंग की आंखों के माध्यम से वह दो पहरेदारों को उसके पास से गुजरते देख सकती थी। उसे लगा था कि जी तोंग पकड़ा जाएगा। सौभाग्य से कुछ नहीं हुआ। दूसरे पक्ष ने अपने पास से गुजरते भूत को देखा तक नहीं। पहाड़ पर जाने वाली सड़क बहुत लंबी थी। हालांकि इसे चौड़ा और समतल बनाने के लिए सुधार दिया गया था, फिर भी यह एक घुमावदार पहाड़ी सड़क थी। आध्यात्मिक अवस्था में जी तोंग बाधाओं को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सामान्य व्यक्ति की तरह ही सड़क पर ऊपर की ओर तैरना पड़ा। रास्ते में उसे अन्य गश्ती दल भी मिले। आसपास के निगरानी टावरों से सर्चलाइटें पड़ रही थीं और सड़क के किनारे पेड़ों पर कैमरे लगे हुए थे। सुरक्षा के लिए जी तोंग ने उन्हें सावधानीपूर्वक पार किया, जिससे उसे कुछ समय अधिक लगा। जब जी तोंग मर्सिनरी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तब लगभग आधी रात हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह स्वचालित बुलेट प्रूफ स्टील से बना था। दरवाजे के दोनों ओर दो निगरानी टावर थे। वहां 24 घंटे पहरेदार तैनात रहते थे। दरवाजे के बाहर भी पहरेदार मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। सुरक्षा के इस स्तर को देखते हुए यहां तक कि एक मक्खी के लिए भी अंदर उड़कर जाना मुश्किल था। जी तोंग अंधेरे में कुछ दूरी पर तैरता रहा। वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था और सुरक्षित रूप से अंदर जाने के अवसर का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद 10 से अधिक लोगों की एक गश्ती टीम वापस लौटी। भारी स्वचालित स्टील का दरवाजा धमाके के साथ धीरे धीरे खुला। यह देखकर जी तोंग तुरंत आगे बढ़ा और अपना हल्का शरीर सबसे पीछे चल रहे एक मजबूत आदमी से चिपका लिया। आधी रात करीब आते ही जी तोंग की शक्ति और मजबूत हो गई थी। अपनी आध्यात्मिक अवस्था में वह लगभग शून्य जैसा था और उसकी दृश्यता लगभग न्यूनतम हो चुकी थी।
पहरेदार को अपनी पीठ के पीछे से बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। जी तोंग ने अपना सिर उसके दूसरे कंधे के पीछे छिपा लिया और बड़ी चतुराई से उसकी निगाह से बच गया। पहरेदार को कुछ दिखाई नहीं दिया और वह केवल अपनी निगाहें वापस सामने करके अपने साथी के साथ चलने लगा। धड़ाम! दरवाजा बंद हो गया और जी तोंग मुख्यालय के अंदर घुस गया। वह चुपचाप उस पहरेदार से अलग हुआ और अंधेरे में तैरते हुए तेजी से गायब हो गया। वह अंदर पहुंच गया। यून बुयाओ ने राहत महसूस की और अपनी आंखें बंद कर लीं। जियान आई और यू वुयुआन ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। सबसे पहले नेता हांस को खोजो, जियान आई ने कहा। यून बुयाओ ने सिर हिलाया और अपने मन में मर्सिनरी मुख्यालय के अंदर मौजूद जी तोंग से संपर्क किया। जी तोंग एक कोने में फूलों की क्यारी के पीछे छिपा हुआ था। तभी अचानक यून बुयाओ की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जी तोंग, पहले नेता को खोजो। अचानक आई आवाज से जी तोंग चौंक गया और लगभग अपनी आध्यात्मिक अवस्था खो बैठा।